हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओस। एंड आज हमारे साथ जुड़े हैं टेक्सेट टेक्नोलॉजीज के टॉप मैनेजमेंट मिसेस नेहा सिंह हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक गोयल। नेहा जी एंड अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैम, नेहा जी के बारे में बता दें। नेहा जी इज द चेयरपर्सन एंड एमडी ऑफ द कंपनी। अभिषेक सर इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कंपनी। मैम, पहला क्वेश्चन आप ही से है। इतना जल्दी सब कुछ हो रहा है इस कंपनी में। आई मीन 2013, 2022 और रतन टाटा, बिन्नी बंसल, इतने सारे टॉप लोग इंडिया के आपके साथ कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। नंदन नीलकानी मैम, ये इस जर्नी के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। हम बहुत एक्साइटेड हैं अभी यहाँ पे आप बात करने के लिए। एक्चुअली ये जो ट्रैक्शन है, जर्नी है, 10 साल पहले हमने शुरू किया है। एंड मैं आपको अपना बैकग्राउंड भी बताती हूँ जिससे कि वो पता चले कि कैसे वो पूरी स्टोरी हुई है। तो ये ट्रैक्शन जब हमने स्टार्ट किया था 10 साल पहले, उससे पहले मैं एक वेंचर कैपिटल फंड में काम करती थी, सिकोया कैपिटल। राइट। ऐसे मैं एसेंशियली कंप्यूटर साइंस अंडरग्रेड की हूँ, आईआईटी बॉम्बे की। आई एक्चुअली ग्रेजुएटेड एट द टॉप ऑफ माय क्लास। उस समय की प्रेसिडेंट से आई गॉट अ सिल्वर मेडल, मिसेस प्रतिभा पाटिल। और मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से बीसीजी। देन फिर मैंने सिक्वायर कैपिटल में काम किया। फिर मैं बे एरिया में गई, स्टैनफोर्ड में, जहाँ पे मैंने अपना एमबीए किया। एंड वहां पे ही हमने ट्रैक्शन की भी शुरुआत की। तो जो भी हमारे इनिशियल कस्टमर्स थे, ये प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स वाले, वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स और लार्ज कॉर्पोरेट्स, ये सब वहाँ के 10 किलोमीटर की रेडियस में हमने सब इनिशियल कस्टमर्स अपने से शुरू किए। जो हमने देखा था, जैसे अगर आप पब्लिक मार्केट्स में देखोगे तो पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं जो कि उनका डेली काम बहुत आसान कर देते हैं। जैसे कि पब्लिक मार्केट्स में है आपके पास ब्लूमबर्ग, रेफिनेटिव, कैपिटल IQ, फैक्टसेट जैसी लार्ज कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप प्राइवेट मार्केट में देखो, जो सब प्राइवेट कंपनी जो इन्वेस्ट करते हैं, ये मार्केट भी आज अभी बहुत बड़ा हो चुका है अगर आप पिछले 10 साल में देखो। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स की भी जरूरत है, जैसे कि पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए। तो यही इसी प्रॉब्लम से हमने शुरू किया था। और जब हमने शुरू किया था तो हमें चाहिए था कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे अपने काम के लिए भी एग्जिस्ट करे। उससे पहले मैं ऑल्सो अभिषेक को बोल देती हूँ कि वो भी अपनी जर्नी बताए थोड़ा। थैंक यू विवेक। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आज आपसे बात करते हुए। जैसे नेहा ने बताया, ऐसे ही हमने अपनी जर्नी चालू की थी। हम भी पहले प्रोग्रामर थे। मैंने अपना पढ़ाई आईआईटी कानपुर से किया है। एंड उसके पहले मैं जोधपुर में बड़ा हुआ हूँ। एंड फिर मैंने 5 साल सॉफ्टवेयर में काम किया। मैंने याहू में काम किया, अमेजोन में काम किया। एंड फिर मैंने भी एक वेंचर फंड ज्वाइन किया, एक्सेल पार्टनर्स करके। एंड हम लोग इंटरनेट टेक कंपनीज में स्टार्ट इन्वेस्ट करते थे इंडिया में उस टाइम पे। एंड अगेन मुझे भी लगता था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, व्हेन लाइक तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। एंड इवेंचुअली जब स्टार्ट किया तो थोड़ा थोड़ा धीरे करके स्टार्टअप का हल्ला थोड़ा इंडिया में होने लगा था उस टाइम पे। तो सब लोग काफी एक्साइटेड थे कि स्टार्टअप दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है। तो फिर हमारी उस टाइम पे मुलाकात हुई मिस्टर टाटा से। एक हमारे जान पहचान के पर्सन ने हमें रिकमेंड किया कि आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो एक अच्छी कंपनी आप जाके मिलिए। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमें मतलब हमारी पूरी 10 साल की जर्नी का सबसे मेमोरेबल मोमेंट है वो, कि उनसे आशीर्वाद मिला हमें। एंड सिमिलरली नंदन भी उस टाइम पे स्टार्टअप के बारे में सोच रहे थे, तो भी हमारी मुलाकात हुई उनसे। वो तो बैंगलोर में ही है, तो हमारे बहुत दूर नहीं है ऑफिस से। तो हम मिले फिर। बहुत अच्छा रहा कि इस जर्नी में हमें उनका आशीर्वाद मिला, और उनके साथ साथ हम थोड़ा उनसे सीखते रहे। पहले भी बचपन से इंस्पायर्ड तो होते ही हैं नामों से। तो ये सब रहा पूरे 10 साल में अभी तक की जर्नी में। और जस्ट जैसे अभी आज हम दुनिया के अमंग द टॉप 5 हैं प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ जो कंपनीज हम कवर करते हैं। एंड हम एक्चुअली ग्लोबल कस्टमर बेस के साथ वर्क करते हैं। ये सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है सुन के कि एक्चुअली हम बेस्ड आउट ऑफ इंडिया हैं, बट एक्चुअली हमारे जो कस्टमर्स हैं वो 50 डिफरेंट कंट्रीज में हैं। एंड हम 1000+ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क करते हैं, बोथ प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स में और लार्ज कॉर्पोरेट्स में। राइट। एंड जस्ट इन टर्म्स ऑफ जर्नी, जैसे हम 2012 में शुरू हुए थे। 2013 में हमने अपनी फर्स्ट एंजल इन्वेस्टिंग उठाई थी, विच इज फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स लाइक
जो फ्लिपकार्ट फाउंडर्स है, सचिन बंसल, बिनी बंसल, डिलीवरी के फाउंडर साहिल बरुआ, उनसे हमने एंजल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उठाया था। और फिर हमने 2015 में इंस्टीट्यूशनल कैपिटल रेज किया, विच इज फ्रॉम एलिवेशन, एंड उसी साल हमारे हमारे और एंजल्स भी आए हमारे कंपनी में इन्वेस्ट के लिए। एंड अभी हम 10 साल हैं, 800 लोग हैं, ऑल बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। नेहा मैम, आपने जनरली जब करियर की शुरुआत करते हैं हम लोग, हमारी जनरेशन, तो 27-28 की एज पर हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि किसी कंपनी में, हम अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो हमें अभी अपना वेंचर स्टार्ट करेंगे लेकिन कुछ टाइम लेंगे। यू स्टार्टेड यू आर 37 years old, राइट? तो आपका मतलब 27-28 में ही आपने वेंचर स्टार्ट कर दिया? हाँ, एक्चुअली ये प्रॉब्लम हमने फर्स्ट हैंड देखी थी कि हमने मुझे लगता है इससे पहले हमने खुद ये सब डेटा मिल के बनाया था। बिकॉज जब हम देखते थे प्राइवेट कंपनीज आज से 10 साल पहले तो मतलब आज तो एक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ गई है, नंबर ऑफ कंपनीज आप देखो और ज्यादा बढ़ गई है सब। ये आज से 10 साल पहले भी ये ट्रैक करना कि कौन सी अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए, कौन से सेक्टर आ रहे हैं, बस इंडिया में नहीं और सब कंट्रीज में भी आपको ट्रैक करना पड़ता था। तो ये बहुत ही मुश्किल सा काम था और हमें बहुत सारा काम करना पड़ता था। इसीलिए ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के उससे हुआ कि यार ऐसे प्लेटफॉर्म तो एग्जिस्ट करने ही चाहिए। बिल्कुल। और मैं नेहा मैम के बारे में बता दूं कि इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, तो राइजिंग स्टार, बहुत सारे, आई मीन बिजनेस टुडे से इनको मोस्ट पावरफुल वुमेन, बहुत तरह के अवार्ड इनको मिले हुए हैं। अभिषेक सर को भी बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। अभिषेक सर, मैं पहले कंपनी पर बाद में आऊंगा, पहले आप दोनों का ही इंट्रोडक्शन पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं रात प्रोफाइल पढ़ रहा था आप दोनों का, मैं उसी में काफी उलझ गया था। सर, अमेजॉन, याहू फाइनेंस, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, और आप भी इतना जल्दी आपने वेंचर स्टार्ट किया। आप दोनों की मीटिंग कब हुई? किस तरह से आप दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप बनी कि हाँ हमें कुछ वेंचर स्टार्ट करना चाहिए? सो एक्चुअली बहुत ही हम लोग फॉर्चुनेट है लाइफ में कि हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली। जैसे हमारे घर में ऐसा नहीं होता था कि सारे लोग बहुत पढ़ाई करते थे उस टाइम पे। हमारे पेरेंट्स को बहुत था कि नहीं अच्छे से पढ़ाना है, तो बहुत मुश्किल से उन्होंने भेजा कॉलेज में। एंड हमारी अच्छा रहा कि शुरू में रैंक अच्छी आई, तो हम जैसे हमारे टाइम पे जेई में 98 हमारा टॉप 100 में इंडिया में आया। हम राजस्थान बोर्ड से थे तो हमारा 10th क्लास में 7th रैंक आया था, तो हमारा पढ़ाई में अच्छा रहा रुझान शुरू से। तो उससे अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल गई एकदम से। एंड फिर एक बार जब हम बैंगलोर आ गए कॉलेज खत्म करने के बाद 2002 में, तो फिर हमें एकदम से यहाँ पे आके दिखा कि अच्छा दुनिया एक्चुअली बहुत बड़ी है। यहाँ बहुत सारी एमएनसीज हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी जो बहुत बड़ा काम कर रही है। हम जब बचपन में देखते थे तो कंपनीज बहुत छोटी होती थी कि वो कोई दुकान चला रहा है, कोई ये चला रहा है। तो यहाँ पे आके पहली बार देखा कि अच्छा याहू इतनी बड़ी कंपनी है, इतना रेवेन्यू करती है। फिर अमेजोन में देखा तो हजारों लाखों लोग हैं, इतनी बड़े बड़े लॉन्च करते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बड़ा हो जाता है उससे। एंड थोड़ा घर में हम लोग मारवाड़ी बैकग्राउंड से हैं, तो घर में हमेशा बात होती रहती थी कि बिजनेस करना है, ये करना है। तो हमेशा मन में रहा कि कुछ करना है अपना भी, बट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। फिर जब हमने वेंचर फंड ज्वाइन किया तब हमें एक्चुअली पता चला कि अच्छा कंपनीज के बारे में कैसे सोचना है। एक टर्म होता है मोट करके कि यार तुम अपने आप को 30वें साल में कैसे बचाओगे बाकी कंपटीशन से। तो वो सोच आई कि अच्छा कंपनी बड़ी बनानी चाहिए और ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मतलब एंट्री बैरियर के साथ साथ मोट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यार ऐसा नहीं कि कोई भी आके वो कंपटीशन चालू करके तुम्हारा प्राइसिंग वॉर चालू हो जाए। तो ये सब पूरा हिस्ट्री होने के साथ फिर घर वालों से भी टचवुड काफी सपोर्ट रहा। हमेशा जब भी घर पे बात करते थे तो पेरेंट्स बोलते थे कि अच्छा तुम लोग कुछ करोगे क्या अपना। तो एक एनकरेजमेंट रहा शुरू से, तो उससे थोड़ा 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 माहौल बनता गया। और आगे जाके हमने फिर जब एक्सेल छोड़ा तब फिर काफी इजी हो गया कि हमें समझ में आ गया पैसे कैसे उठाने हैं मार्केट से, कैसे सोचना है, कैसे लोगों को हायर करना है। तो ये सारे क्या बोलते हैं स्किल सेट सीखे हमने ओवर 6-7 साल। और स्टार्टअप का अच्छा माहौल बना हुआ टाइम, जैसे हमने देखा कि धीरे धीरे स्टार्टअप जैसे बैंगलोर में तो बहुत अच्छा माहौल था। हमारे आसपास सब लोग धीरे धीरे सोच रहे थे कि कुछ स्टार्टअप करना है, तो वो एक माहौल सा बन गया, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। एंड दैट वाज द लाइक इंस्पिरेशन फॉर अस। एंड व्हेन अच्छा रहा हमारा काफी ओवरऑल। एंड एक चीज जो मुझे लगता है एक चीज चेंज हुई, जैसे हमने अपने इनिशियल 3 साल में जैसे इंस्टीट्यूशन से वेंचर फंडिंग उठाई, वो हो सकता है 10 साल पहले नहीं एग्जिस्ट करता था। तो अगर हमें आज ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है कि मतलब ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना है, तो उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी में, टीम में। इनिशियल 5-6 साल तो तुम बहुत इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बाद में फिर देन
तुम और कस्टमर सेल्स कर सकते हो, बट इनिशियल के फ्यू साल में तो तुम्हें काफी करना पड़ता है। तो आई थिंक थैंक्स टू द इन्वेस्टर्स दैट वी गॉट, बोथ एंजल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो हमारी जर्नी पॉसिबल हुई कि हम इनिशियल में बहुत टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस एंड एनालिस्ट टीम्स में इन्वेस्ट कर पाए। कि हमें था कि यार इंडिया हमेशा बैक ऑफिस बन जाता था, आप और सब कंपनीज में देखोगे तो इंडिया बैक ऑफिस है, सब लार्ज डेटा कंपनीज ग्लोबल हैं, उनके यूएस यूके हेडक्वार्टर्स हैं, एंड इंडिया बैक ऑफिस है। बट इंडिया से भी क्या कोई कंपनी बना सकते हैं कि एक्चुअली हम बनाए इंडिया में और पूरे ग्लोबल में सेल करें। बहुत अच्छा आइडिया। मैम एक चीज बताइए कि जब आपकी कंपनी अभी भी ग्रोइंग है, लेकिन जब इनिशियल फेज में थी तो कितना आसान था इतने बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर से मिलना? नंदन नीलकानी, मोहनदास पाई, आई मीन इन्फोसिस के चेयरमैन अभी हैं मिस्टर नंदन नीलकानी, मोहनदास पाई एक्स एचआर हेड डायरेक्टर इन्फोसिस, रतन टाटा, बिनी बंसल, सचिन बंसल, इतने बड़े बड़े नाम। आपसे जब वो लोग मिलते थे तो वो क्या बात करते थे कि हम आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब उनका भी बड़प्पन है कि जैसे मिस्टर नंदन से हम मिले तो उनके वो इतने बड़े होने के बाद भी इतने हम्बल बैकग्राउंड से हैं कि हमें उन्होंने कभी ये नहीं फील होने दिया कि अच्छा हम इतने बड़े आदमी से मिल रहे हैं। उन्होंने बहुत ही वार्म वेलकम किया। एक वो है कि स्टार्टअप का एक्साइटमेंट बिल्ड हो गया तो ये लोग भी चाहते हैं कि स्टार्टअप से जुड़ें और उनकी हेल्प करें। तो काफी एक क्या बोलते हैं, उनकी तरफ से बहुत एनकरेजमेंट रहा। अभी भी जैसे हम लोग आईपीओ के पहले एक बार उनसे लेने गए कि सर आपका ब्लेसिंग चाहिए, आपका क्या लर्निंग रहा है, आपने तो बहुत सक्सेसफुल कंपनी बिल्ड की है पब्लिक मार्केट में, आपका क्या है? तो फट से उन्होंने टाइम दिया, सेम वीक में मिले, बात की। तो आई थिंक हमें लगता है कि उनके मन में भी इतना बड़प्पन था कि दे आर ऑल जैसे पेड फॉरवर्ड वाला कल्चर कि हमें और लोगों की हेल्प करनी है। तो वो बहुत सबके मन में था। मिस्टर टाटा से भी वो खुद बहुत ही एनकरेजिंग रहे। मिस्टर नंदन भी जब भी बोलते कि सर हमें कुछ हेल्प चाहिए तो मिलते हैं, बात करते हैं। तो आई थिंक वो एक जो माहौल बना है इंडिया में कि सब पुराने फाउंडर्स नए लोगों का हेल्प कर रहे हैं, वो हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। एंड हमेशा एक चीज रही है कि आप डायरेक्टली रीच आउट करते हो तो उनके पास बहुत लोग आते हैं। हमने हमेशा कोशिश की कि उनके कोई जान पहचान का बंदा हमें रिकमेंड कर दे कि सर इनसे मिलिए, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके लिए भी इजी हो जाता है तुम्हें टाइम देना। तो वो हमेशा एक बाकी लोगों के लिए है कि आप किसी से रिकमेंड मतलब करके जाइए, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली पहुंच गए, वो नहीं अच्छा लगता है। तो हमें भी किसी ना किसी ने रिकमेंड किया जो उनको जानते थे कि ये अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप मिलिए, तो फिर उनके लिए इजी हो जाता है टाइम देना। बहुत अच्छी शानदार जर्नी देखने को मिल रही है। अब चलिए कुछ कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी के बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं। मैम ये बताइए कि आपके प्लेटफॉर्म पर कितने यूजर्स अभी रजिस्टर्ड हैं, कितने लोग इंटरनेशनली आपके प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं? मैं पढ़ रहा था कि यूनिलीवर जैसे भी क्लाइंट आपकी लिस्ट में शायद हैं, तो कुछ और क्लाइंट्स ऐसे नाम बताइए जो आपके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े नाम, कितने टोटल क्लाइंट्स हैं? हाँ श्योर। तो हम आज मोर देन 1000 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क करते हैं एंड ये 50 डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड हैं। अगर आप हमारा रेवेन्यू देखो तो 70% रेवेन्यू हमारा इंडिया के बाहर से है, इंटरनेशनल रेवेन्यू है, 30% इंडिया में है। अगर इंटरनेशनल में देखें तो यूएस हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, तो 27% of the revenue actually comes from US. Remaining 44% comes from EMEA and rest of APAC. And हम in terms of customer segments हमारे दो key customer segments हैं। एक तो प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स हो गए, वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, इनके बारे में आपने सुना होगा, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये एक कस्टमर सेगमेंट है। दूसरा कस्टमर सेगमेंट है लार्ज कॉर्पोरेट्स, जहाँ की हम उनके कॉर्पोरेट डेवलपमेंट टीम, इनोवेशन टीम, टेक्नोलॉजी ऑफिसेज के साथ वर्क करते हैं। एंड इसमें बहुत सारे लार्ज कॉर्पोरेट फॉर्च्यून 500 भी इंक्लूडेड है। ये हमारे मेन कस्टमर सेगमेंट है। इसके सिवा हम गवर्नमेंट एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज हो गए, एक्सीलरेटर, इंक्यूबेटर, इनके साथ भी वर्क करते हैं। तो ये हमारे मैं बताऊं मेन कस्टमर सेगमेंट है। एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू है। एक और एक इंटरेस्टिंग रेवेन्यू मॉडल जो होता है हमारा, जैसे सब्सक्रिप्शन बेस है, तो उसका क्या मतलब है, अगर हमने एक कस्टमर को एक्वायर किया है, तो जैसे आप किसी चीज का सब्सक्रिप्शन करते हो, बहुत सारे कस्टमर्स हमारे सब्सिक्वेंट ईयर में भी रिटेन होते हैं, तो उसके लिए हमें एडिशनल सेल्स एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। बहुत सारे कस्टमर जो हम एक्वायर करते हैं वो नेक्स्ट ईयर्स में सस्टेन करते हैं।
और एक इंटरेस्टिंग जो बिजनेस मॉडल है हमारा कि हमारी प्रीपेड बिलिंग होती है। तो जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन पीरियड है, हमारा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होता है, तो जो भी सब्सक्रिप्शन पीरियड है कस्टमर्स हमें अपफ्रंट पे करते हैं फॉर द एंटायर सब्सक्रिप्शन पीरियड, राइट, बिकॉज हम लार्ज एंटरप्राइजेस के साथ वर्क करते हैं, तो इसीलिए दे आर ऑल्सो एबल टू डू दैट। सो हमारा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, तो हमारा कैश फ्लो एक्चुअली हमारे रेवेन्यू से आगे चलता है। ओके सर, आपके अभी जो क्लाइंट बेस है इसमें कितने आप लोगों को मतलब प्राइम डेटा दे रहे हैं, लाइक कितनी कंपनीज का प्राइम डेटा आपके पास है जो आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करा पा रहे हैं? आज की तारीख में करीब 18 लाख स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज हम कवर करते हैं, एंड वो उन सब का इंफॉर्मेशन हम देते हैं बिकॉज ये सब ग्लोबल है। तो दुनिया भर में इतनी स्टार्टअप्स है, इतनी टेक कंपनीज हैं जो लोग के लिए इंटरेस्ट के उसके ऊपर है, तो वो हम कलेक्ट करके देते हैं इंफॉर्मेशन। एंड प्रॉब्ली जस्ट टू ऐड कि हम एक्चुअली वेट नहीं करते कि कंपनी हमको इन्फॉर्मेशन दे, बिकॉज एज इन्वेस्टर का काम है कि वो कंपनी खुद फाइंड आउट करे कि क्या सेक्टर आ रहे हैं, उन्हें खुद वो सब करना पड़ता है। तो हम वेट नहीं करते हैं कि कोई कंपनी हमें इन्फॉर्मेशन दे, हम खुद जाके कंपनी की इन्फॉर्मेशन करते हैं। सो फॉर इंस्टेंस हमने एक बहुत रोबस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म किया है जिससे कि ग्लोबली जो भी डिजिटल फुटप्रिंट है अबाउट कंपनी, जैसे आप सर्च इंजन पे जाते हो, आप ढूंढते हो किसी सेक्टर के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वैसे ही हमने पूरी डिजिटल इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज ग्लोबली ट्रैक किया है, जिसमें कि आज हम मोर देन 500 मिलियन वेबसाइट्स ट्रैक करते हैं। तो ये एक हमारा सोर्स ऑफ डेटा हो गया। एक सोर्स ऑफ डेटा है, जैसे हमारे 82 सेक्टर फोकस एनालिस्ट हैं जो अलग अलग सेक्टर्स कवर करते हैं। तो जैसे अगर किसी को देखना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या हो रहा है, ईवी में क्या हो रहा है, बिग डेटा में कौन सी कंपनीज आ रही है, तो वो ये सब कवरेजेस बनाते हैं। तो ये हमारा एक बड़ा सोर्स ऑफ डेटा है। एंड थर्ड एक्चुअली एक सोर्स ऑफ डेटा है कि एक्चुअली फाइलिंग्स में बहुत सारे कंट्रीज में कंपनीज को भी फाइलिंग करनी पड़ती है, जो कि प्राइवेट भी है, तो भी उनको फाइलिंग करनी पड़ती है अपने रेवेन्यू फाइनेंशियल्स, कोई ट्रांजैक्शंस किया है। एंड वो गवर्नमेंट एनकरेज भी करती है बिकॉज वो उस देश में ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं, इन्वेस्टमेंट एनकरेज करते हैं। तो हम रेगुलेटरी बॉडी से इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, जो भी ये सब कंपनीज को फाइलिंग करनी पड़ती है। तो ये हमारे 3 सोर्सेज ऑफ डेटा है जिससे कि हम एग्रेसिवली खुद ही प्राइवेट कंपनीज का डेटा कोलेक्ट करते हैं। Okay. Mr. Goyal, you sold your first venture, Urban Touch. Sir, Yes. are you staying with this company for a longer period? So actually पुरानी कंपनी में बेसिकली हमने वेंचर कैपिटल रेज किया था, फिर तो उसमें हम लोगों का फाइनली पैसे जब थोड़े से खत्म होने लगे तो हमने किसी और कंपनी को भेजा था। तो वो आई थिंक 2 साल में हो गया था पूरा जर्नी स्टार्ट टू एंड। एंड अभी तो हम लोग यहाँ से 10 साल से हैं, एंड अगर अपनी हालत और तबीयत सब सही रही तो हम चाहते हैं कि बहुत सालों तक इसको चलाएं। एंड उसीलिए हम पब्लिक जाना भी चाहते हैं कि उससे कंपनी को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम इसको और बड़ा कर पाए, हमारे बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स रहे। तो आई थिंक पब्लिक ले जाने का तो लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट एन एंड, इट्स अ न्यू बिगनिंग। ये एक नई जर्नी की नई शुरुआत है। तो आई थिंक हम उसी तरीके से सोच रहे हैं इसके बारे में। जी नेहा मैम, जो एंकर्स इन्वेस्टर्स हैं लाइक मिस्टर टाटा, मिस्टर नीलकानी, इनमें से कुछ काफी लोग इस आईपीओ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर जस्ट सेलिंग ऑफ देयर होल्डिंग्स। तो एंटायरली दे आर जस्ट सेलिंग ऑफ, और उसका कुछ पार्ट वो बेच रहे हैं, दे विल बी स्टेइंग विद द कंपनी? नहीं, काफी सारे इन्वेस्टर्स स्टे कर रहे हैं। जैसे इन्वेस्टर्स अभी नियरली 50% ओन करते हैं, 26% दे स्टिल कंटिन्यू टू ओन इवन आफ्टर आईपीओ। So जैसे Mr. Tata and all that, they actually will continue to own, throughout after the IPO as well. Okay. And सर, इसका अपनी कंपनी का फाइनेंशियल्स भी बताइए कि लाइक आपने जब ये स्टार्ट किया था बिजनेस तब कितना रेवेन्यू था और अभी कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रहे हैं? तो जैसे हम लास्ट ईयर बोलते हैं, तो लास्ट ईयर हमने 63.5 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्लोज किया था और 65 करोड़ टोटल रेवेन्यू क्लोज किया था, विच इज अ 44% इंक्रीज ओवर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। एंड एक इंटरेस्टिंग बात है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है इस बिजनेस में। तो जैसे जो कस्टमर आ रहे हैं उनको सर्व करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी अगर डेटा बना है, तो दैट इज ऑल्सो रेलेवेंट फॉर जो नए कस्टमर आ रहे हैं। तो इसी के लिए अगर आप देखोगे लास्ट 3 साल में हमारा रेवेन्यू ग्रो हुआ है 30% केगर पे, जबकि कॉस्ट हमारा बस 4% केगर पे ही ग्रो हुआ है। इसीलिए मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ है 3 साल में। अगर आप देखो तो एक्चुअली मार्जिन पैट मार्जिन अगर हमारा देखो तो it has expanded from -36% to near break even in FY22
to actually profitable in the Q1. So basically मतलब ये linear है sort of, कि जैसे revenue increase होता है, revenue last 3 साल में cost से ज़्यादा increase हुआ है, and वो margin भी expand होता है, ये एक है. और the other thing to see is कि because हमारा negative working capital है, हम cash collection upfront करते हैं, तो FY22 में हमारा cash collection हमारा invoicing was 70 crores, right? And cash flow was positive, so we actually generated net operating cash flow positive. Okay. So this is on the to give a sense on the financials. Yeah, मैं देख रहा था कि last 3 financial year में you are growing exponentially, but the point is कि थोड़ा सा margin profitability पर आकर था. So Q1 में हमने profitability आते हुए देखी. तो अब ये जो profitability है, this is permanent, this is going to stay for rest of the year or coming years? So actually इस business में क्या है कि तुम्हें हमने initial 4-5 साल काफी invest किया था technology platform build करने में, इसीलिए हमने वेंचर कैपिटल भी रेज किया था. तो इनिशियली ऑब्वियसली बिकॉज तुम ग्लोबल डेटा बना रहे हो, तुम काफी सारे इन्वेस्ट करते हो, एंड ओवर टाइम तुम अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, सो दैट तुम यू कैन लेवरेज जो तुमने बनाया है. तो अगर आप लास्ट 12 महीने में देखो तो हमने 150 लोग ऐड किए थे हमारे टीम साइज में. मेजॉरिटी गॉट एडेड इन द सेल्स एंड मार्केटिंग फंक्शन. तो दैट इज अ नेचुरल जर्नी. दैट इज वाई बिकॉज हमने काफी सारा इन्वेस्टमेंट पहले हो चुका है इसमें, जो कि कम चाहिए, तो अभी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग में हमने रिसेंटली किया है, ठीक, जिससे कि हमें बेनिफिट भी मिल रहा है टॉप लाइन पे, द रेवेन्यू ग्रोथ एक्सेट्रा पे है. और दूसरा, अगर आप लास्ट ईयर का रेवेन्यू देखोगे तो हमारा रेवेन्यू 20 करोड़ से बढ़ा, उसमें से 15 करोड़ सीधे बॉटम लाइन में चला गया. तो जैसे हमारे मॉडल में ऐसा हो रहा है कि जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है उसका बहुत बड़ा पोर्शन सीधे प्रॉफिट में जा रहा है अभी, बिकॉज फिक्स कॉस्ट ज्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट कम है. तो वो आई थिंक हिस्टोरिकली तो वो हुआ है. आगे तो देखिए कैसे होता है वो तो समय के साथ पता चलेगा, बट पास्ट में 3 साल में ऐसा हुआ है कि रेवेन्यू बढ़ता है, कॉस्ट थोड़ी कम बढ़ती है उससे. एंड ऑल्सो हमारा थोड़ा सा तो ये जब भी प्रोडक्ट बिजनेस होता है, सर्विसेज बिजनेस नहीं होता है, तो एक ये हमेशा रहता है डायनेमिक. तो वो हम होप कर रहे हैं कि हमें भी देखने को मिले. प्लीज मैम. एंड हमारा ऑल्सो एक मॉडल है, वो एसेट लाइट मॉडल है. हमें हैवी केपेक्स नहीं चाहिए होता, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर हमारा प्लेटफॉर्म है. हमारा मेन कॉस्ट इज एक्चुअली टीम एक्सपेंस. 89% अगर आप देखोगे लास्ट ईयर वाज एक्चुअली टीम एक्सपेंस ऑफ द टोटल एक्सपेंस. तो इसीलिए हमारा एक जो होता है कि एसेट लाइट मॉडल है. हमने कभी कंपनी ने डेट नहीं रेज किया है, तो इट हैज बीन डेट फ्री. ओके. वन मोर थिंग सर, कि जिस तरह से जो आपकी टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग है आप दोनों की, स्पेशली 51% अराउंड है, अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, पोस्ट आईपीओ कितनी होगी? 35% के ऊपर. 35%. ओके. तो हम लोग फिर भी सबसे बड़े शेयर होल्डर्स, वी विल कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स. ओके. एंड वन मोर थिंग मैम, कि जो आप नए क्लाइंट्स एक्वायर कर रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं या मतलब कुछ और भी प्लान कर रहे हैं? क्या कंपनी के डिफरेंट प्लान्स हैं कि कुछ और नया प्लेटफॉर्म बिल्डअप करना चाहते हैं या कुछ नए कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं? उसके बारे में बताएं प्लीज. तो हमें लगता है जो हमारा मेन मार्केट है, जो प्राइवेट मार्केट है, जो कि प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स हो गया, लार्ज कॉर्पोरेट हो गया, वो ही बहुत डीप है. जैसे आज हम 1000 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क करते हैं, बट एक्चुअली तो 100,000 है जो हमारे एड्रेसेबल ऑर्गेनाइजेशन है. तो काफी बड़ा हेडरूम है. तो दैट कंटिन्यूज टू बी सॉर्ट ऑफ एक्साइट्स अस कि यू कीप बिल्डिंग द प्रोडक्ट इन दैट. तो ये हमारा कोर मार्केट अभी भी है, एंड देन दैट विल कंटिन्यू टू बी अ कोर मार्केट फॉर अस. इसके सिवा बहुत सारे और लोगों के लिए ये प्राइवेट मार्केट डेटा भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. जैसे कि लिमिटेड पार्टनर्स देख लो, जो कि कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करते बट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. उनके लिए भी ये डेटा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज उन्हें पता लगता है यार फंड परफॉर्मेंस कैसी है सब फंड्स की. या फिर कोई सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए देख रहा है इसी प्राइवेट मार्केट, बिकॉज प्राइवेट मार्केट भी अभी कंपनीज बड़ी हो रही हैं. तो अगर आप उनको बेचना चाह रहे हो एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सा यूज केस है. थर्ड इंटरेस्टिंग यूज केस इज प्रोडक्ट डिस्कवरी. जैसे अगर आपको किसी भी टेक्नोलॉजी आप कुछ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो अपने कंपनी में, आपको देखना है कि उस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइडिंग कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जिसके साथ ही हम पार्टनर कर सकें. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग यूज केस. तो जिसके लिए ये सेम डेटा जो हम बनाते हैं प्राइवेट मार्केट के डेटा, ये यूज है.
तो ये सब है सेगमेंट्स जिसके कि हमारे ऑलरेडी थोड़े बहुत कस्टमर्स हैं एंड ओवर टाइम हम इसमें और डीप जा सकते हैं। बट आई वुड से दिस कोर मार्केट जो है वही एक्चुअली काफी डीप है। जैसे अगर आप देखोगे टिपिकल प्राइवेट मार्केट AUM दैट हैज क्रॉस $9 ट्रिलियन, तो दैट्स अ ह्यूज नंबर। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो ये भी काफी बड़ा मार्केट हो गया है। एक और क्वेश्चन मैम कि ये जो एंकर इन्वेस्टर लाइक नंदन जी घुसे थे और बहुत सारे लोग विनी बंसल और ये दे आर सेलिंग देयर स्टेक नाउ, इनको कितना % प्रॉफिट हो रहा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशंस। एक्चुअली इन्वेस्टर्स का ये है कि इन्वेस्टर की एक टाइम होराइजन होती है। तो इन्वेस्टर आपको पहले पैसे देते हैं, व्हेन आप बहुत छोटे हो एज अ कंपनी, उस समय ग्रोथ के लिए देते हैं। बट अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट, तो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 9 साल पहले हमने उठाया था एंजल से। हमारे इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट 7 साल पहले हमने फर्स्ट इंस्टीट्यूशन से पैसे उठाए थे। तो उनके भी एक टाइम होराइजन रहता है, बिकॉज दे आल्सो इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज जो कि अर्ली स्टेज में है। तो आई थिंक बस वो है। तो हमारे थोड़े इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़े एक्चुअली 26% स्टिल कंटिन्यू करेंगे पोस्ट IPO। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के थोड़े बहुत टाइम होराइजन होते हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम वन अर्ली स्टेज कंपनी टू probably back other early stage company. Are they making Yeah, profit? hopefully yes. Yes. So what kind Actually, of profit? I mean, other percentage of what? I'm not talking about the investment because I know कि कुछ आपके वो होते हैं confidential चीजें होती हैं जिसमें कि आप investment disclose नहीं करते हैं, but कितना वो roughly, I mean 50%, 70%, 30%, कितना amount वो percentage terms में earn कर पा रहे हैं इस IPO के थ्रू? नहीं, सो आई थिंक जैसे पहला राउंड हुआ था जिसमें सचिन ने, मुन्नी ने, साहिल बरुआ सबने इन्वेस्ट किया था, तो वो 2013 में हम उनसे मिले थे। तब मैं और नेहा सिर्फ 2 ही लोग थे कंपनी में, एक भी और आदमी था, और हमने कुछ बनाया नहीं था। हमारे पास एक पेपर था जिस पे लिखा हुआ था कि हम क्या करने वाले हैं। तो उस समय पे उन्होंने मैं इन्वेस्ट किया था। उसके बाद सारे लोग आए, सब कुछ हुआ, तो हमने RHP में डिस्क्लोज किया है कि वो क्या प्राइस पे उन्होंने खरीदा था। तो उन्होंने ₹1.58 पे खरीदा था एक शेयर। एंड बट आप सोच सकते हैं कि हम 2 ही फाउंडर थे, आइडिया भी क्लियर नहीं था उस टाइम पे, कोई भी नहीं था, हम बैंगलोर आए भी नहीं थे उस टाइम पे। हम जस्ट सोच रहे थे कि कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक बहुत ही अर्ली डेज था जब कुछ भी नहीं था कंपनी में, मतलब कंपनी भी इनकॉर्पोरेट जस्ट हुई थी और 2 ही एम्प्लॉय थे, मैं और नेहा, और कुछ भी नहीं था। तो आई थिंक उस स्टेज के हिसाब से वो आई थिंक मार्केट में नॉर्म वही था उस टाइम पे कि इस पे होना चाहिए। एंड दैट इज तो इन सब लोगों ने तो भरोसा देख के दिया कि यार तुम लोग उसी इंडस्ट्री से आए हो, कुछ करना चाह रहे हो, तो हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। एंड भरोसे का सर बहुत पैसा मिल रहा है उनको, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर प्राइस बैंड देखें तो 75 to 80 में एक अच्छा खासा उनको 1.58 पर अगर बंसल ब्रदर्स ने लिया है स्टेक, सो गुड मनी दे आर जस्ट अर्निंग। नहीं, बिकॉज उस टाइम पे ना कंपनीज का वो भी रेट बहुत होता है ना, फेलियर रेट। उस टाइम पे लोग बोलते हैं कि 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल। तो ये उस स्टेज की बात हो रही है जहाँ पे कि मोर्टेलिटी बहुत हाई होता है। तो आई थिंक उसको देखते हुए हमें लगता है कि वो बहुत ही अर्ली रहता है जब लोग एंटर करते हैं। ओके सर, कुछ रतन टाटा जी का भी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे लोग हैं जो आप लोगों को एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखेंगे इस IPO के बाद, क्योंकि इनफैक्ट बहुत लोगों को नहीं पता था कि ये IPO किस सेगमेंट से आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को भी इनफैक्ट जब मैंने पढ़ा सो आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैं भी जानना चाहता हूँ कि टाटा जी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था। आई थिंक वो हमने डिस्क्लोज किया है, उन्होंने एज एन एंजल इन्वेस्ट किया था 2015 में आए थे वो। और हम बहुत लकी रहे हैं कि उन्होंने हमें बैक किया अर्ली डेज में, जबकि हम बहुत छोटे से टीम थे। हम स्टार्ट कर रहे थे इनिशियल फ्यू, अभी तो हम 800 लोग से ज्यादा हैं इन द टीम। तो हम भी बहुत शुक्रिया अदा है कि उन्होंने अर्ली बैक किया है। एंड हमें लगता है कि अभी इंडिया बहुत ही अच्छे स्टेज पे है। तो अगर किसी को जैसे स्टार्टअप करना है, अभी बहुत अच्छा स्टेज है। बहुत सारे वेंचर फंड हो गए हैं इंडिया में, जो कि अगर आपको कुछ बड़ा भी बनाना है और आपको इनिशियल कैपिटल चाहिए तो अभी वो अवेलेबल है, जो कि आज से 10 साल पहले बहुत मुश्किल होती थी वो ही करने में। तो आज वो बहुत सारे हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है आज इंडिया की तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी पे है कि लोग बोलते हैं दोनों टाइप के चीजें। जैसे अगर आप इंडिया के लोगों के लिए बिजनेस बना रहे हो, वो भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
और बहुत सारी कंपनीज जो हो रही है जो इंडिया में बेस हो गए ग्लोबल कस्टमर के लिए बना रही है। जैसे ये आईटी सर्विसेज ने पहले शुरू किया था कि सर्विसेज स्टार्ट की थी ग्लोबल लार्ज कॉर्पोरेट्स के साथ। अभी वो बहुत प्रोडक्टाइज सास कंपनीज भी आ रही है उस पेज में कि वो पूरी टीम तो यहाँ पे है, बट अभी टैलेंट पूल इतना डीप हो गया है कि यहाँ पे रह के वो पूरे दुनिया के लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं और बड़ी कंपनीज बन रही है उसमें। तो ये काफी एक्साइटिंग टाइम है आई थिंक जो भी इस मार्केट इस सेक्टर में देख रहे हैं। बिल्कुल, और एक्साइटिंग टाइम है और बहुत एक्साइटिंग कंपनीज हैं आपकी, और बहुत ही एक्साइटिंग मॉडल है। और इतने छोटे पीरियड में, आई मीन 10 सालों में वर्ल्ड की टॉप 5 डेटा कंपनीज में से एक बन जाना, इतने बड़े बड़े रिनाउंड नेम्स को अपने साथ जोड़ लेना एंड देन आईपीओ लाना, प्रॉफिटेबल बना देना कंपनी को, रिमार्केबल। आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू मैम एंड सर। और उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को स्ट्रीट भी उतना ही अच्छा वेलकम करे, स्टॉक मार्केट में आपके स्टॉक से लोग भी पैसे कमाएं और आपकी कंपनी और अच्छे से ग्रो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम मैम। थैंक यू। Thank you.